Friends, so we are back with another ethics lecture, another ethics video, and today we will discuss about two of the concepts of ethics which is equally important in the governance. One is the code of conduct and another one is the code of ethics. So first of all, we will understand what is code of conduct. So it is a kind of document, first of all, that outlines a set of principles that affect decision making. If you are joining any organization, there will be a set of rules that will outline what should be your expected behavior, what should be your expected performance, what should be the ethical criteria that is expected from you, what should be the things that should be done, what should be the things that should not be done. मतलब कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपसे आशा की जाती है और क्या निषेध है. ठीक है, तो ये चीज हो गया. और कंडक्ट रूल्स जो होते हैं उसके वायलेशन पे देयर इज पेनल्टी. उसका जो रूल आप ब्रीच करोगे, फॉर एग्जांपल इन ब्यूरोक्रेसी देयर इज एक रूल है कि आपको सिक्रेसी मेंटेन करनी है फॉर द इंफॉर्मेशन जो कि कंट्री की इंटेग्रिटी सोवरेनिटी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू आर ब्रीचिंग दैट रूल, यू आर डिस्क्लोजिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, देन आपके ऊपर कार्रवाई होती है. तो इट्स वायलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रीच ऑफ ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड रूल्स. और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप है गवर्नमेंट में ऑफिसर एंड यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम अ पब्लिक इंस्टीट्यूट और समथिंग. आपने बुक यू हैव पब्लिश्ड अ बुक विदाउट परमिशन. अभी उनका एक एग्जांपल था आईपीएस लोढ़ा जी जो है बिहार में, जिन पे खाकी दी बिहार चैप्टर बनी थी. तो वो बुक पे बिकॉज ये बोला गया कि दे ही हैड नॉट टेकन द परमिशन, इसलिए उन्होंने वायलेट किया है कंडक्ट रूल को. ठीक है, और ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होता है. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है? देखिए, इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें क्लियरली नहीं है, ब्रॉड है. एक्सप्लिसिट का मतलब बहुत ही कायदे से ये चीज़ बताई जाती है कि ये करना आपको, ऐसे करना आपको, क्लियरिटी होती है उसमें. ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होता है वो. और इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक बनाया है कोड, जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964. ये लिखना जरूर है आपको अपने आंसर में, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964. ठीक है, और रूल क्या क्या है? तो देखिए, पहला रूल है यूजिंग द बेस्ट जजमेंट. मतलब सिविल सर्वेंट should act independently according to the rules and unmindful of any external influence. ये लिखा हुआ है कि आपको इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्टिवली डिसीजन को लेना है. ये नहीं कि आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ मे बी इट कुड बी अ पीयर, इट कुड बी अ बिजनेसमैन, इट कुड बी अ पॉलिटिशियन, उससे आपको अफेक्ट नहीं होना है. सेकेंडली, रिटन ऑर्डर्स निकालें. ऑरल ऑर्डर शुड बी फॉलोड बाय रिटन ऑर्डर. ऐसा नहीं कि ऑरल ऑर्डर आपने लगा दिया. ऑरल ऑर्डर के साथ क्या दिक्कत है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. क्या बोला, कब बोला, कौन देखने जा रहा है. रिटर्न में होता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंश्योर हो सकती है. थर्ड इज इंटेग्रिटी एंड डिवोशन. तो एक सिविल सर्वेंट शुड नॉट ओनली रिफ्यूज ब्राइब्स, ऐसा नहीं केवल ब्राइब रिफ्यूज किया, बट ऑल्सो डिस्प्ले इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. एक और ऊपर की चीज हो गई. इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पता क्या होती है? इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ये होती है कि आपको कोई कार्य को करने के लिए बोला गया, मान लीजिए 3 दिन में, और आप अगर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट हो तो आप उसे 3 दिन में ही करोगे. आप उसको लेके फाइल को बैठ नहीं जाओगे, या आप 2 दिन में उसे कर दोगे अगर पहले हो सकता है तो इसमें कोई ब्राइब नहीं ले रहे हो आप, बट आप काम जो है उसको तयशुदा तरीके से इन टाइम फ्रेम यू आर डूइंग इट. तो ये एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हो गई. सिर्फ पैसे लेन देन ही करप्शन नहीं होता है. ये करप्शन वाले में हम समझेंगे. करप्शन इज अ बिगर फेनोमेना, और इस पर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है. तो डिवोशन क्या मतलब है? डिवोशन इंप्लाइज कंप्लीटिंग द वर्क इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, जो मैं बोल रहा हूँ, विद इन एक्सपेक्टेड क्वालिटी लिमिट्स. ऐसा नहीं कि काम कर दिया बट क्वालिटी इंश्योर नहीं की. फोर्थ इज रिपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ट्रांजैक्शन. जो भी आपके पास आपने देखा होगा, डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टीज और द ओनरशिप जो एक पब्लिक सर्वेंट के पास है, उसका डिस्क्लोजर आपने देखा होगा करने को बोला गया था. इसमें काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी लोगों ने नहीं किया. और इससे एक चीज़ पता चली कि आपके सर्विस में आने के बाद आपकी प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा इन्फ्लेट हुई है, आपका इनकम सोर्स क्या है, और उस इनकम सोर्स से इतना कैसे बढ़ा. तो वो सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी हो जाती है. बार ऑन इन्फ्लुएंसिंग पेडलिंग, मतलब रूल्स प्रोहिबिट सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस
टू सिक्योर जॉब्स फॉर देयर फैमिली मेम्बर। ऐसा नहीं कि आप डीएम हो तो आपके अंडर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पद निकलते हैं, तो आप अपना इन्फ्लुएंस जमा के आप पेडलिंग कर रहे हो, आप अपने जान पहचान वाले को जॉब दे रहे हो। छठा पॉइंट है अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि you are providing some scheme, some benefit, something, you are involved in a decision making and your decision is influencing your kith or kin. मान लो आप एक स्कूल के डायरेक्टर हो, उसी स्कूल में आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, या आप सीबीएसई के डायरेक्टर हो और 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन आपका बच्चा भी दे रहा है, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये केवल स्कीम बांटना ये ही नहीं हुआ, मतलब ये भी हुआ कि आप मान लो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो और आपका बच्चा कबड्डी खेल रहा है, या आप मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप साइमल्टेनियसली आप एक गवर्निंग बॉडी के मेंबर हो स्पोर्ट्स के, ठीक है, और एक रूल मेकिंग बॉडी के भी हो, मतलब एक पालन भी कर रहा है और बना रहा है, दोनों में आप शामिल हो, तो ये भी हो गया, ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक वाइड टर्म है फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, मतलब सिविल सर्वेंट्स आर नॉट अलाउड टू ऑर्गेनाइज सब्सक्रिप्शंस और डोनेशंस। ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन लेके पैसा इकट्ठा करें, डोनेशन ले रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू अरेंज देयर प्राइवेट फाइनेंसेस प्रूडेंटली, मतलब जो आपके प्राइवेट फाइनेंस है उसको प्रूडेंटली आपको अरेंज करना है, रखना है, ठीक है। पॉलिटिकली न्यूट्रल, वो हमने जितनी भी चीज़ें की थी ना, कि ऐसा नहीं है कि सिविल सर्वेंट का काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत करना नहीं है। द जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज वाज टू हैव an anonymous and neutral service to implement the core principles of the constitution or the laws that are made by the parliament or the schemes that are made by the government. This is the basic edifice of a civil services. The edifice of civil services is not to crawl in the front of the political class or come and to gain pecuniary benefit, to gain a favorable post, crawl in front of them. To if you are doing this, then you are violating the basic principle of the civil services conduct rule. Ninth is observing social laws and cultural norms. तो ऐसा मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि अब आपने लिखा डाउरी पे पूरा निबंध या कास्ट सिस्टम पे निबंध 13 पेज का, एंड जस्ट आफ्टर यू बिकेम अ सिविल सर्वेंट यू एक्सेप्टेड अ डाउरी, तो ये क्या हो गया? आपने सोशल लॉज एंड कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। एक और चीज़ होती है जो इसमें नहीं है, वो है कल्चरल सेंसिटिविटी। अब ट्राइबल इलाके में गए एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली और आपने देखा कि वहाँ पे कोई नॉर्म है जो आपके अनुसार सही नहीं है आपके परिवेश में, आप वहाँ जाके सीधे एक क्या बोलते हैं उसको, रिवोल्यूशनरी नहीं बनोगे। ये आपसे एक्सपेक्टेड रूल नहीं है, दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेड रूल फ्रॉम यू। परसुएड कर सकते हो आप, यू कैन ओनली परसुएड, वो भी तब जब आप उस कल्चर को पूरा समझ जाओ। आपको कोई लाइसेंस नहीं मिला है वहाँ पे जाके आप कस्टम्स से मेडल करने लगोगे या ये करने लगोगे, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो गैर कानूनी से चाइल्ड लेबर है, तो वो तो हमेशा ही आप कर सकते हो। जिसपे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे टेम्पल होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, उसमें आपको मेडल करने का कोई राइट नहीं है, बट फ्यू पीपल डू दैट फॉर पब्लिसिटी, और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कल्चरल सेंसिटिविटी इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दी सिविल सर्विसेज। आपको बहुत सारे इलाकों में, ट्राइबल्स में, आपके बहुत सारे कल्चरली सेंसिटिव सोसाइटी में जाना पड़ता है, पहले आपको समझना पड़ेगा, एंड विद एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस तभी आप जाके कोई भी कदम उठा सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ होती है जो होती है अपनी कोड ऑफ एथिक्स, तो वो होती है कि एक प्रिंसिपल बना दिया कुछ, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग करेगा, बट उसको अगर आप ना मानोगे तो कुछ नहीं ऐसा होगा कि आप पे कार्रवाई हो जाएगी। कोड ऑफ एथिक्स ऐसा होता, चलिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, मॉरल ऑटोनॉमी दी जाती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको इस टाइम पे ऐसे करना है, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स ऐसे हो सकता है कि while providing the scheme take care of the vulnerable section, ठीक है। अब वनरेबल सेक्शन कौन है? ये तो आपके ऊपर हो गया ना, ये मॉरल ऑटोनॉमी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर ये लिख दिया जाए कि 10% ऑफ द स्कीम शुड बी गिवन टू द विमेन, तो ये रूल हो गया। और एथिकल क्या हो गया? कोड ऑफ एथिक्स क्या हो गया कि हाँ अब इसका ध्यान रखें, तो ये मॉरल ऑटोनॉमी हो गया। अब क्या है कि हर चीज़ें कंडक्ट रूल में नहीं दी जा सकती, कुछ लूज एंड्स, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो वन हैज़ टू कवर विद द हेल्प ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। और ये गाइडिंग लाइट के तौर पर एक
कार्य करता है फॉर अ सिविल सर्वेंट। और कोई मान लो डिलेमा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें इट हेल्प्स। ऑल्सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हर चीज़ में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो इसके बीच का डिफरेंस आप देख लीजिए। कोड ऑफ एथिक्स है, इट कवर्स ब्रॉड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड बिहेवियर एंड गवर्नेंस। ब्रॉड प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या, प्रिसाइज होता है, स्टिपुलेट्स अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो मैंने पहले बोला। कोड ऑफ एथिक्स है कि एक्सपेक्टेड है फॉलोड, ये मैंडेटरी होता है, नहीं करोगे तो दंडित हो जाओगे। कोड ऑफ एथिक्स इज जनरली एप्लीकेबल टू कल्चर, एजुकेशन और रिलीजन। ज़्यादातर क्या दिया जाता है कि संस्कृति के बारे में कुछ दे दिया हो, ठीक है, यही मैंने कल्चरल सेंसिटिविटी की आपको बात की थी, एजुकेशन, रिलीजन, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हेल्पिंग द नीडी, हैविंग सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये क्या हो गया, ये कोड ऑफ एथिक्स हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इट इज जनरली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, ऑफिशियल और प्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक है, कि आपका प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होना चाहिए, आपका ऑफिशियल कंडक्ट क्या होना चाहिए, उस पे एग्जांपल क्या है कि प्रिस्क्राइबिंग सिविल सर्वेंट्स अबाउट नॉट टू ब्रीफ टू मीडिया ऑफ इंटरनल मैटर्स। ऐसे नहीं कि आप, और बहुत सारे मैंने देखे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें कि एक आरोपी, ठीक है, अभी वो साबित नहीं हुआ उस पर आरोप, और वो काफ़ी सेंसिटिव इशू है, और उसका वीडियो बनाया जा रहा है, हाँ क्या नाम है, हाँ क्या नाम है, दिस इज द वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल एंड आईपीसी सीआरपीसी एज वेल, एंड हु गेव देम पावर टू डू दिस एंड वेयर इज द गवर्नमेंट। सो ये सारी चीजें जहाँ पे कंडक्ट रूल लगना चाहिए, कैसे वायलेट हो रहा है वो, उसकी राइट टू प्राइवेसी कहाँ गई, आपको किसने अधिकार दिया ये, कैसे आपने किसी पे जिस पे भी आरोप ही लगा है, आप जज नहीं हो, तो कोर्ट विल डिसाइड इट, और आप उसका नाम वाम सब, इवन जब वो उस पर कार्रवाई हो भी जाती है ना, तो भी उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने का अधिकार है, क्योंकि रिफॉर्मिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी दिस सिस्टम, ठीक है। तो ये मतलब कुछ अपना यूट्यूब पे और इस पे व्यू और पॉपुलर होने की होड़ में वायलेटिंग कंडक्ट रूल्स और ये सारी चीज़ें हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, एक ना अलेक्जेंडर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि रिमेंबर अपॉन द कंडक्ट ऑफ ईच डिपेंड्स द फेट ऑफ ऑल। एक बंदे के कंडक्ट पे, अगर मान लो सर्विसेज में एक बंदा ऐसे कंडक्ट कर रहा है, तो पूरे सर्विसेज का फेट उस पर निर्धारित होता है। गवर्नमेंट में कोई एक बंदा भी ऐसे कर रहा है तो वो पूरे कंट्री को अफेक्ट करता है। दैट इज़ वाई चलता है एटीट्यूड डजेंट वर्क। और एक चीज़ होती है ना, करप्शन ब्रीड्स करप्शन, एक करप्शन से ही करप्शन बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों पे सख्त डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। सेकंड, एआरसी ने कुछ सजेशन दिए थे एथिकल कंडक्ट को इंश्योर करने के लिए। पहला उन्होंने बोला था कि पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि कुछ पार्टीज बहुत सारा फंड जुटा लेती हैं अपने पावर के बदौलत, और पैसों के बदौलत वो जीत जाती हैं, इसलिए नहीं कि वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। सेकंड, टाइटनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को टाइटन करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल बातें ज़्यादा इसमें एआरसी में लिखी हुई हैं, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट के बारे में भी कुछ नीचे लिखी होंगी, बट ये पॉलिटिकल, देखिए क्या होता है ना, पॉलिटिकल करप्शन जो है ना वो अफेक्ट करता है ब्यूरोक्रेसी को भी। ये एक नेक्सस है, अनहोली नेक्सस बोलते हैं। दी करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट सिविल सर्वेंट एंड करप्ट बिजनेसमैन, इनका एक होली नेक्सस बन जाता, अनहोली नेक्सस बन जाता। तो वो इसलिए इसमें थोड़ी सी ऐसी बातें भी आपको मिलेगी। टाइटनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, वरना देख रहे हैं ना आप, अभी होलसेल डिफेक्शन हो जाता है, 2/3 एक साथ आओ और शामिल हो जाओ, धज्जियाँ उड़ा दी जाती है, या फिर जैसे ही इलेक्शन होने वाला तो उससे पहले डिफेक्ट कर देते हैं। अब 15 दिन बचे हैं, हटा दो मेंबरशिप से, क्या दिक्कत है। टाइटनिंग द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अब इसमें भी बहुत सारे लूप होल हैं, हम जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट देखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। फोर्थ इज मेकिंग करप्ट पब्लिक सर्वेंट लाइबल फॉर पेइंग डैमेज, ठीक है। अगर आपने कोल में 50 करोड़ खाए तो आपको चुकता करना पड़ेगा उसको, ठीक है, जो भी डैमेज हुआ है, और कार्रवाई अब से अलग होगी, ये बोला गया उसमें। कन्फिस्केशन ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो भी आपने इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ली उसको कन्फिस्केट करना। आपने यूपी में देखा होगा ऐसी कार्रवाई होते हुए, तो ये काफ़ी ज़रूरी होती है। स्पीडी ट्रायल्स, ये अगर आप स्पीडी नहीं करोगे ना तो वो इन्फ्लुएंस करने लग जाएंगे, जो द पर्सन इन पावर कैन इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, आराम से। अभी देखा होगा आपने, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, वो 10 साल 20 साल 30 साल बाद बरी हो जाते हैं, भाई, क्योंकि एक एक करके सारे गवाह पलट जाते हैं, डर से, डर और भय से। तो स्पीडी ट्रायल करोगे ना, 6 महीने में, 5 महीने में, फटाफट 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 करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर केस को आप एक जैसा नहीं रख सकते ना। गैंगस्टर है जिसने 100 हत्या, 200 लूटपाट और ऐसी चीज़ें, और एक बंदा है जिसने
देखिए गलत तो गलत होता है, एक बंदा है जिसपे मर्डर का चार्ज है और एक है जो गैंगस्टर ऑर्गेनाइज क्राइम करता है, तो आपको उसको वरीयता देके आपको जल्दी उसको देना पड़ेगा, आप सबको एक जैसा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कौन समाज के लिए ज़्यादा खतरनाक है कौन कम खतरनाक है ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, अनलाइक शुड बी ट्रीटेड एज अनलाइक। कहाँ से कौन बंदा किस परिवेश में आता है ये तक चीज़ें दिखी जाती है वाइल गिविंग द जस्टिस। ठीक है, क्रिएशन ऑफ लोकपाल एट नेशनल स्टेट एंड लोकल लेवल बन गया बट टूथलेस। Deletion of Article 311 so that quick action can be taken against delinquent public servants। इसमें इतने सारे प्रोसेस दिए हुए ना, हम आपको आगे सिविल सर्विसेज जब जिक्र करेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि आर्टिकल 311 में जैसे क्विक एक्शन हो ही नहीं पाता है कि किसी ने करप्शन कर भी दिया तो बहुत टाइम लग जाता है, कोई सस्पेंड हो गया तो डिसमिस होने में बहुत दिन लग जाते हैं। देयर शुड बी मेजर टू प्रोटेक्ट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स, ये बोला गया। ये तो ब्रोकन ग्लास सिंड्रोम है, मतलब क्या होता है कि जो बंदा करप्ट है वो समाज में ये सोचा रहा है वो एफिशिएंट ज़्यादा है एंड उसी को जो है वो पॉलिटिशियंस को सर्व भी करता है एंड ही गेट्स द प्रमोशन। तो एक जो ऑनेस्ट बंदा है जो कंडक्ट रूल को फॉलो कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है प्रिंसिपल को, इस सब मेरे सामने जो भी बंदा आ रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, लैंग्वेज इज इक्वल। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें जो फॉलो करा, प्रोप्राइटी, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी फॉलो करा, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं बचता है। तो इसे ब्रोकन ग्लास सिंड्रोम भी बोला जाता है और इस वजह से उसको कुछ इंसेंटिव देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, 360 डिग्री इवोल्यूशन जो प्रोसेस है, प्रमोशन नॉट सोनली बेस्ड ऑन दी कितना ईयर ऑफ आपका सर्विस का टेन्योर है बट ऑन दी परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस जब आती है तो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। और भी बहुत कुछ बोली जाती है जैसे सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाना एक्सेट्रा, जिससे कि ट्रांसफर पोस्टिंग को डीपोलिटिसाइज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देन इन पुलिस प्रकाश सिंह जजमेंट है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है जिससे कि एक ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को इंसेंटिव दिया जाए इस कंट्री में टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर। तो ये था छोटा सा लेक्चर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट विशेस।